हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं अगर मैं, तो आप देख सकते हैं मेरे भाई कि ये 3 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। ये हमारा सेट नंबर 2 होगा। टोटल सेट आपका 9 होगा। इसके पहले हम लोग इंग्लिश के पहले मैथ्स कर चुके हैं, तो आप चाहो तो वहाँ पे चेक कर सकते हो, अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग इंग्लिश के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका इंग्लिश का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है भैया कि स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटोमोलॉजी। आपने याद भी किया होगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र, जिसमें हम लोग मानव के गुणों आदि का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मानव शास्त्र, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी हम लोग कहते हैं। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो शास्त्री होता है, जो उसका ज्ञान अर्जित कर चुका होता है, उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक वर्ड यहाँ पे है माइक्रोबायोलॉजी, जिसका मतलब होता है जैसे सूक्ष्म जीव वगैरह का अगर आप ज्ञान कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव अध्ययन कह सकते हैं या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान कह सकते हैं, जो चाहो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी वगैरह को हम लोग यूज कर सकते हैं। पारिस्थितिकी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है। तो पहला सवाल बहुत ही आसान हम लोग को देखने को मिला है। चलते हैं हम लोग नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या बोलता है? एंटोनिम क्या होगा? एक वर्ड हमारे पास है एपैथी। आपने वर्ड पढ़ा होगा भैया सिंपैथी, है ना? तो सिंपैथी का भैया ये तुम्हारा उल्टा है। सिंपैथी किसी का सहानुभूति करना, और एपैथी का मतलब होता है किसी की तरफ हम घृणात्मक तरीके से देख रहे हैं। घृणात्मक जो है मेरे विचार मन में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एपैथी, है ना? तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हम किसी से दूर भाग रहे हैं, एपैथी कर रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हमको किसी में इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर हम लोग बोल सकते हैं। इंटरप्शन का मतलब होता है कि हमने इंटरप्ट किया, बाधा डालना, रुकावट डालना, दैट इज ऑल अबाउट इंटरप्शन। ठीक है। इग्नोरेंस का मतलब होता है इग्नोर किया गया हमारा, तो वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नकारा गया। इग्नोरेंस का मतलब मैं कह सकता हूँ नेग्लेक्ट, या फिर यूज कर सकते हैं क्या, अज्ञान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इग्नोरेंस को। ठीक है। और यहाँ पे सिंसियरिटी का मतलब हम लोग कह सकते हैं ईमानदारी इज द वर्ड, जो कि हम नहीं बोलते हैं वेरी सिंसियर हो तुम बहुत ईमानदार हो, तो ईमानदारी इज ऑल अबाउट सिंसियरिटी। बहुत बढ़िया। नंबर नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। हम लोग एक ऑप्शन चूज करना है जो इसके लिए वन वर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो किसी और देश में जाकर के बस जाए, उसी को हम लोग कहते हैं इमिग्रांट, और प्रवासी को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। रेजिडेंट मतलब कहीं के रहने वाले निवासी को हम लोग कहते हैं रेजिडेंट, जो कि इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैं अगर छपरा का हूँ या बिहार का हूँ, मैं क्या बोलूंगा? आई एम रेजिडेंट ऑफ बिहार। लेकिन जो इमिग्रांट का मतलब होता है किसी और देश से आके कहीं और जाके बस जाए, उसी को हम कहते हैं प्रवासी। ट्रेवलर मतलब यात्री को बोलते हैं। रिफ्यूजी का मतलब होता है, जिन्हें बोलते हैं रिफ्यूजी, कहीं से भाग के आए वो इस इंसान, तो उसको बोल सकते हैं शरणार्थी हम लोग कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड रिफ्यूजी, यानी कि शरणार्थी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए वर्ड का मतलब। नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। तो ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर, नहीं बल्कि मोस्ट यूज करना पड़ेगा। मच उसके लिए होगा जिसके लिए हम काउंट नहीं कर पाए, यहाँ पे मोस्ट यूज करना बहुत ही आसान सवाल था ये वाला। नंबर 5 पे आते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? गांधी जी कंसीडर्ड, आपने जैसे ही पढ़ा दिख गया होगा कंसीडर्ड का स्पेलिंग क्या होता है? कंसीडर्ड, DERED होता है कंसीडर्ड। गांधी जी कंसीडर्ड अनटचेबिलिटी टू बी वन ऑफ द इंडियाज मेजर सोशल इल्स। ठीक है, ये जो है इल है, बीमारी है हमारे जो सामाजिक है में सबसे बड़ा जो है छुआछूत बीमारी जो होता है, छुआछूत, उसको माना उन्होंने कि सबसे बड़ा क्या है? वन ऑफ द इंडियाज मेजर सोशल इविल्स है, या फिर इल्स जो बोलना है बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक है नंबर 3 पे है, क्रैक समवन अप। ठीक है, क्रैकअप जो होता है एक क्या बोलते हैं उसको, फ्रेजल वर्ब होता है क्रैकअप, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे बहुत ही जोश के साथ, जुनून के साथ अगर आप हंस रहे हो, खुश हो, तो उसको बोलते हैं क्रैकअप। ठीक है, नहीं बोलते कि अच्छा जोक मारा तुमने, बहुत अच्छा क्रैक किया तुमने। इट इज ऑल अबाउट, तुम लिख सकते हो इसको क्रैकअप का मतलब होता है टू लाफ विथ, है ना? टू लाफ विथ ग्रेट इंथ्यूजियाज्म। टू लाफ विथ ग्रेट इंथ्यूजियाज्म को हम लोग कहते हैं क्रैकअप। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोलेंगे? टू मेक समवन लाफ इज ऑल अबाउट क्रैक समवन अप। सिनोनिम क्या होगा? एक मेरे पास वर्ड है कैप्टिवेट करना। कैप्टिवेट करना बहुत बार ये वर्ड यूज होता है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम बात करें, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए, इस बंदे ने चूज भी नहीं करा है, इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। ये वर्ड मुझे लगता है कि बहुत बार आया होगा।
चाहे मैं सीजीएल की बात करूँ, चाहे वो अभी हम सीपीयू कर रहे हैं, चाहे इसके पहले हम लोगों ने सीएचएसएल भी किया है, तो सब में अगर आप देख सकते हैं ये वर्ड जो है कैप्टिवेट का मतलब होता है सम्मोहित करना, किसी को लुभाना। ये वर्ड आपको यूज करने के लिए बहुत बार आता है, सम्मोहित करना ये वर्ब है। तो एल्यूर का मतलब भी क्या होता है, लुभाना। स्टडी का मतलब पढ़ना। इन इनवेलप इज ऑल अबाउट जो कवर होता है उसको हम लोग कहते हैं कवर को इनवेलप कहते हैं। अरेस्ट का मतलब किसी को अरेस्ट कर लेना, बहुत ही आसान आसान वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस, किसी के लिए, किसी पर्पस के लिए अगर हम यूजफुल हों, उपयोगिता के रूप में आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता को हम लोग बोल देते हैं। गेन का मतलब प्राप्त करना, प्रॉफिट करना, लाभ कमाना, इज ऑल अबाउट गेन है। डिजायरेबिलिटी, डिजायर का मतलब किसी चीज को चाहना, इज ऑल अबाउट डिजायर। तो डिजायरेबिलिटी का मतलब होता है मुझे किसी चीज की चाहत है, उसको हम कह सकते हैं डिजायरेबिलिटी, यानी कि चाहत हम लोग इसको बोलेंगे। एड का मतलब होता है मदद करना, बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एंटोनिम क्या होगा, एक वर्ड हमारे पास है रिजवाइंडर। रिजवाइंडर का मतलब होता है तुमने किसी को, कोई तुमको कुछ बोला और तुमने तुरंत उसका जवाब दिया, उसी को हम कहते हैं रिटेलिएट, कहते हैं ना भैया। तो जो रिटेलिएट है वो कहीं ना कहीं रिजवाइंडर भी है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं प्रत्युत्तर देना, तुरंत जवाब देना, प्रत्युत्तर बोल सकते हैं। मतलब हमने अरे क्या बोलते हैं, तुरंत अपना हिसाब किताब क्लियर कर लिया, तुरंत हमने रिप्लाई कर दिया उस चीज़ का। तो यहाँ पे एक्सपेराइट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, एक्सपेराइट का मतलब होता है जैसे शीघ्र ही, जल्दी ही, है ना। तो उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सपेराइट कह सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई का मतलब उत्तर होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब होता है मुंडेन, जिसको हम कह सकते हैं साधारण। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, मुंडेन वर्ड बार बार आता है इस वर्ड के लिए। रिक्वेस्ट का मतलब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध करना। एक तरफ तुम किसी को रिप्लाई कर रहे हो फटाफट, और एक तरफ तुम उसी के लिए अनुरोध कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सटीक आंसर होगा, सटीक इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे चलते हैं। स्पेलिंग एरर आपको चूज करना है, कहाँ पे आपको स्पेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कह रहा है कि द आर्ट ऑफ लिविंग इज लर्नड इजीली। ठीक है, बाय दोज हु आर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इसमें वर्ड नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं आशावादी को, पॉजिटिव जो सकारात्मक सोच वाले को बोलते हैं। ठीक है, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग बाय हैविंग अ पीप इनटू द लिव्स ऑफ ग्रेट मैन। बड़े बड़े लोगों के जो जीवन यापन है, उनके जीवनी को देख करके, उनके जीवन में झांक के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है। द डेली रूटीन्स ऑफ दिस ग्रेट मैन डिशमिनेट, डिशमिनेट यहाँ पे जो वर्ड है डिशमिनेट, तो ये वर्ड मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है। दैट दे आर डिफरेंट। डिशमिनेट जो होता है ये वर्ड मुझे लगता है कि डिशमिनेट जो होता है ना, DISSE होना चाहिए, MINATE। इसका मतलब होता है कोई चीज़ का प्रचार करना, प्रसार करना, इज ऑल अबाउट एक्सपेंड करना, बोल सकते हैं क्या, डिसमिनेट करना। तो द डेली रूटीन्स ऑफ दिस ग्रेट मैन डिसमिनेट दैट दे आर डिफरेंट, वो अलग करता है, प्रसार करता है, एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को कि वो बाकी सब लोगों से अलग थे। उनका जो दिनचर्या था बिल्कुल अलग था बाकी सब लोगों से। हम आते हैं 11 नंबर सवाल पे कि वी शुड आस्क एमिली टू ज्वाइन आवर टीम। हमें पूछना चाहिए एमिली को कि हम टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। सी इज एज कीन एज बटर नहीं, सी इज एज कीन एज मस्टर्ड, ये तुम्हारा होता ही है इडियम, पहले से पढ़ा भी होगा आपने। इसका मतलब होता है कि बहुत ही एक्साइटेड होना, बहुत ही इंटरेस्टेड होना को हम लोग कहते हैं एज कीन एज मस्टर्ड, यानी कि वेरी वेरी एक्साइटेड। क्या लिखोगे भैया, वेरी, है ना, एक्साइटेड, है ना, या फिर एंड इंटरेस्टेड। आप इसको बोल सकते हो एज कीन एंड, सॉरी एज कीन एंड एज मस्टर्ड। ठीक है, 12th ऐसे नहीं होता, बल्कि TWEL, है ना, FT, 12 नहीं बोलते हैं, 12। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया, पता नहीं इंग्लिश पढ़ता भी है कि नहीं है। डबल एल क्यों होगा भाई, कोई चांस ही नहीं इसका, तो कोई चांस ही नहीं। अगर तुमको स्पेलिंग याद भी नहीं होगा तब भी तुम 1 तो नहीं मारोगे भैया, 1 और 2 भी नहीं मारोगे। देखो डबल 2 बार W है, पता नहीं इस बंदे ने इंग्लिश पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। नंबर हम लोग आते हैं 13 पे। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मतलब ये होता है जैसे कितनी छोटी दुनिया है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया बहुत छोटी है, किसी इंसान से आज मिला, फिर मैं कल मिल गया, क्या बोलूँगा, कितनी दुनिया छोटी है, रोज तुमसे मिला, मतलब मिला देती है। दुनिया बहुत छोटी है, मतलब ये वही बात है कि व्हेन अ पर्सन नोज समवन यू नो बाई चांस। ठीक है, मतलब अगर तुम किसी इंसान को जानते हो और वो भी तुम्हें तुम्हें जानता है किसी भी तरीके से, या फिर तुमने किसी से मिला
और वो तुमसे अचानक से मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड, यानी कि व्हाट अ कोइंसिडेंस हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि क्या इसमें क्या जो है संजोग है, क्या कोइंसिडेंस हम लोग बोल सकते हैं नंबर 13 को। आते हैं 14 पे, कि पाइल्स का जो फादर है ना, वाज सीन डेस्परेटली, डेस्परेट का मतलब होता है बेचैनी पूर्वक, तो ये जो वर्ड है बेचैनी पूर्वक, सर्चिंग फॉर द मेडिसिन दैट कैन काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ अ वेनमस स्नेक बाइट, एक बहुत ही जहरीला जो सांप का जो बाइट था उसके वजह से उसने क्या था, वो सर्च कर रहे थे बहुत ही बेचैनी तरीके से, तो कोई दवा मिल जाए दैट कैन काउंटर एक्ट, जो उसको काउंटर एक्ट कर पाए, जो मुकाबला कर पाए उसके परिणाम को, उसके प्रभाव को। तो क्या बोलेंगे उसको, जब मैं किसी का दवा का, किसी जहर का मैं उसका विष ढूंढूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एंटीडोट है। रेमेडी का मतलब ये अलग वर्ड होता है, इसको बोलते हैं रामबाण। ये तो अलग चीज़ है, बिल्कुल भी रामबाण अलग चीज़ है। एंटीसीरम तो होगा नहीं, एंटीसेप्टिक तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा क्या आएगा, एंटीडोट आएगा। समझ के बाद नंबर हम लोग आते हैं 15 पे। एंटोनिम क्या होगा, एक वर्ड हमारे पास है एसेट। एसेट का मतलब होता है धन। ठीक है, मेरे पास एसेट है, धन है। तो मोल तो अलग चीज़ है, मोल तो अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा जैसे चूहे जैसा होता है, चूहे वो क्या बोलते हैं, वो होता है मोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है उसको हम लोग कहते हैं कि वो एसेट है। लाइबिलिटी बोलते हैं हम लोग उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व हम लोग कह सकते हैं इसको, लाइबिलिटी को। ठीक है, देखते हैं अगला वर्ड क्या है। वेल्थ का मतलब भी धन होगा, और रिफ्यूजी का मतलब रिफ्यूज करना। अच्छा, रिफ्यूजी वो अलग है, शरणार्थी वो अलग है, डबल ई होता है उसमें। लेकिन रिफ्यूज करने का मतलब यहाँ पे तुमने किसी चीज़ को डिनाई किया, इनकार किया, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्यूज करना। ठीक है, लेकिन ये डिनाई वर्ड मुझे लगता है कि ये आता है REFUSE के रूप में, कि GE मुझे लगता है कि वो शरणार्थी के रूप के लिए ही आया है क्या, मुझे इस वर्ड का मतलब फिलहाल नहीं पता है दोस्तों, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो एसेट कहीं ना कहीं धन संपत्ति के रूप में आता है। तो अगर मैं बात करूँ वेल्थ, तो ये इसका सिनोनिम है ना कि एंटोनिम, तो ये वर्ड तो होगा ही नहीं, मोल तो होगा ही नहीं। अब तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि या तो दो होगा या फिर चार होगा। तो चार, रिफ्यूजी एक अलग तरीके का वर्ड लेके आपको जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी जो है इसका उत्तर होना चाहिए। बाकी एक धन संपत्ति का उल्टा उत्तरदायित्व, एक तो तुम्हारे पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा है, एक तो तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी है इसका उल्टा हो सकता है। बढ़िया सवाल है ये वाला। नंबर 16 पे आते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, मेरीमेंट, ईयर्न, जेनिथ, शिखर। मिनिएचर बोलते हैं, मिनिएचर ना कि मिनीचर। ठीक है, मिनिएचर बोलते हैं, छोटे छोटे प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनिएचर बोल सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है मेरीमेंट, जिसका मतलब होता है फेस्टिवल, है ना। मेरीमेंट को हम लोग कहते हैं फेस्टिवल, उसी को कह सकते उत्सव, है ना। समझ के बाद। और यहाँ पे जो एक वर्ड है जेनिथ मतलब शिखर। ईयर्न का मतलब होता है क्या बोलते हैं, ईयर्न इज ऑल अबाउट कुछ प्राप्त करने के अर्थ में इसका वर्ड आता है ईयर्न के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेसिड का मतलब होता है शांत करना, शांति को हम लोग कह सकते हैं प्लेसिड, यानी कि शांत कर रहे हो तुम। और एक तरफ तुम कोलाहल कर रहे हो, उपद्रव मचा रहे हो, उसी को हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट। उपद्रव मचाना इज ऑल अबाउट टर्बुलेंट। पेंसिव, है ना, विचार मग्न होना, कोई चिंता में डूब जाना, दैट इज कॉल्ड पेंसिव हो जाना। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब होता है मेरे भाई प्राचीन को बोलते हैं, एंशियंट को हम बोलते हैं प्रिस्टीन। क्या बोलते हैं, प्राचीन को एंशियंट या प्रिस्टीन बोलते हैं। डेस्टाइन्ड टू, आपने पढ़ा होगा किसी स्थान को जाता हुआ, डेस्टाइन्ड टू। या फिर अगर सिर्फ बात करें डेस्टाइन्ड, तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ड आया है डेस्टिनी, उससे बन गया डेस्टाइन्ड। तो हम कह सकते हैं किस्मत को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर डेस्टाइन्ड। और डेस्टाइन्ड टू का मतलब होता है किसी स्थान को जाता हुआ, गंतव्य को हम लोग कहते हैं डेस्टाइन्ड टू। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सुटेबल एडियम कौन सा होगा इस सिचुएशन के लिए। रवि हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी इन द कॉलेज हॉकी टीम। उसके पास एक बहुत ही मजबूत तरीके का चाहत है कि वो कॉलेज में हॉकी टीम में जाए दिस ईयर, एंड ही इज वर्किंग हार्ड फॉर दिस, वो सॉरी वर्किंग हार्ड टू गेन सच स्किल टू फुलफिल हिज गोल ऑफ लाइफ। वो अपने जीवन के इस लक्ष्य को पाने के लिए स्किल को सीख रहा है, प्राप्त कर रहा है। ही हैज क्लियरली मेड अप हिज माइंड टू अचीव हिज टारगेट। वो अपना दिमाग बना चुका है, मन बना चुका है कि मुझे इस टारगेट के पास पहुंचना है। जब कोई चीज़ें फिक्स कर लिया तुमने कि मुझे क्या चाहिए, तो उसको हम कहते हैं सेट साइट ऑन। आपने पढ़ा होगा सेट साइट ऑन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टू डिसाइड ऑन ए गोल दैट यू वांट टू अचीव। तुम्हें एक ऐसे गोल की तरफ डिसाइड तुमने कर लिया है जो तुम्हें अचीव करना है, उसी को हम लोग कहते हैं सेट साइट ऑन। ठीक है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो कि टू डिसाइड, है ना, टू डिसाइड ऑन अ गोल
टू डिसाइड ऑन ए गोल दैट यू वांट टू अचीव, इसको हम कह सकते हैं सेट साइट ऑन। आगे बढ़े। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा यहाँ पे देखो, ब्रेड, पास्ता, नूडल, पिज्जा नहीं बल्कि पिज्जा। ठीक है, इन डिफरेंट आर्टिकल कहाँ पे सही तरीके से यूज किया आपको चेकआउट करना है। देर आर 3 कार्स पार्क हैं आउटसाइड, एक मर्सिडीज है। जे के पहले एन क्यों आएगा बताओ, जे के पहले ए सही है, ए फिएट, तो एम के पहले एन मर्सिडीज क्यों, सब में तो यही आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे रखा है। बहुत ही आसान था ये वाला। आपसे कह रहा है कि सिनोनिम क्या होगा, एक वर्ड हमारे पास हाईलाइट किया गया, वो हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा फिलहाल। ठीक है, कौन सा वर्ड हाईलाइट किया गया देखो जरा, नहीं दिख रहा है मुझे। तो मैं काम करते हैं, सारे वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं एम्पलीफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है विस्तार से व्याख्या करना। तो ये एम्पलीफिकेशन एक वर्ड जो है नाउन बन गया, तो कहीं ना कहीं हम इसको विस्तारन कह सकते हैं। इज ऑल अबाउट एम्पलीफिकेशन। डाइवर्जन मतलब कहीं से भटक जाना, कहीं से मुड़ जाना, मुड़ाव को हम कह सकते हैं डाइवर्जन। जैसे आप रोड वगैरह पे देखते होंगे, जब कोई रोड बनता है तो बगल से क्या करता है, डाइवर्जन बनाता है, मतलब आप इस रास्ते से ना होकर के बगल के रास्ते से निकल जाओ, डाइवर्ट हो जाओ, मुड़ जाओ। यहाँ पे एक वर्ड है ग्रिड लॉक। ग्रिड लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे एक ऐसी सिचुएशन जहां से कोई चीज अगर आगे ना बढ़ पाए, उसको हम कहते हैं कि वो ग्रिड लॉक है, वो एक बाधा है। समझ रहे हो बात। लैक्सिटी, लैक्सिटी का मतलब होता है तुमने किसी चीज को लेकर के ढील देना, मतलब नहीं बोलते हैं कि बहुत ढील दिया तुमने, इस काम को तुम ढंग से नहीं कर रहे हो, ये ढील दिया। दैट इज ऑल अबाउट लैक्सिटी। ठीक है, तो ग्रिड लॉक यहाँ पे एक वर्ड है जहाँ पे एक ऐसी स्थिति है जहां से आपको आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि हाईलाइटेड वर्ड का आपको सिनोनिम क्या होगा, यहाँ पे मुझे कोई भी हाईलाइट वर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में ग्रेटली इफेक्ट एलिवेट मतलब कम करना होता है। ट्रैफिक कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़, है ना। एंड इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा इनहेबिटेंट्स की क्वालिटी वो ऑफ लाइफ इन जनरल। तो मुझे कहीं भी कुछ हाईलाइट नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी सबका मतलब पता चल गया है, तो बहुत आसान है, आप खुद से चेक कर लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं, नंबर 22 पे आते हैं। हैपनिंग रिपीटेडली, जो बार बार होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिकरेंट। क्या बोलते हैं भैया, रिकरेंट। रिक्यूपरेट तो अलग चीज है, तुम पहले बीमार थे अब सही हो गए तो क्या बोलेंगे, स्वस्थ हो जाना इज ऑल अबाउट रिक्यूपरेटेड, बोलते हैं ना। रैपट, रैपट अपने बहुत बार देखा होगा, तालमेल को हम कहते हैं रैपट। और रिग्रेशन, रिग्रेट, रिग्रेशन, रिग्रेशन बना है मतलब तुम किसी चीज के लिए वापसी हो रहे हो, निकासी कर रहे हो, इज ऑल अबाउट रिग्रेशन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, 23 पे आते हैं। रियली स्टिंग्स एंड स्मेल्स फाउल, यहाँ पे इटलाइसाइज किया गया है, स्मेल्स रियली स्टिंग्स एंड स्मेल्स फाउल, गलत तरीके से महकना, स्मेल खराब आना मतलब बदबूदार तरीके से। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, पेन एंड इंक को हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब ही हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, कि ये एक रेफर करता है कैसे, ये भैया रेफर करता है एक ऐसे स्लैंग को, स्लैंग का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं फॉर स्टिंग बोल सकते हैं, है ना, या फिर बोल सकते हैं बैड स्मेल, उसी को हम बोलते हैं स्मेल फाउल, है ना। उसके लिए हम वो यूज कर सकते हैं पेन एंड इंक को। ये क्या हो गया, होल्ड कीजिए 1 मिनट। हाँ ठीक है ना, तो आगे बढ़ जाते हैं। 24 क्या बोलता है, आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर, मैं कैंडल होल्डर को बाई करना चाहता था, सॉरी चाहा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सिर्फ सिंपल पास्ट का सवाल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। बट द स्टोर डिडंट हैव वन सो आई गॉट अ केक, लेकिन स्टोर के पास नहीं था, सो मुझे एक केक मिल चुका है। समझ गए, हमने एक गॉट एक केक लिया, तो यहाँ मुझे कहीं भी मिस्टेक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। अगर कहीं मिस्टेक नहीं तो क्या बोलेंगे भैया, कोई एरर हमका यूज नहीं किया गया है, हमने उससे पूछा। ठीक है, स्टोर के पास नहीं था तो हमने क्या किया, कैंडल होल्डर के बदले हम क्या लेके चले आए, केक लेके चले आए। नंबर 25 पे आते हैं। ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, सारा मेरा जो प्रयास है, प्रयत्न है, वो सारा बेकार हो गया, इन वेन चला गया। द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 मंथ, जो मैं लास्ट 2 महीने से जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो क्या हो गया, फेल हो चुका है। एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन, का मतलब होता है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, वापस से काम शुरू करना को हम कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। मतलब हमने जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पहुंच जाना, बैक, है ना, टू वेयर
बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, ऐसा यूज कर सकते हैं, जहां किसी ने शुरुआत किया था बिल्कुल वहीं पहुंच जाना, इज ऑल अबाउट बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, समझ गए होंगे बात, तो आगे बढ़े। चूजिंग नॉट टू परसू अ डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री को परसू नहीं करना, नहीं चूज करना, वाज फिल इन द ब्लैंक्स एज द मार्केट फॉर देम इज एक्सट्रीमली लिमिटेड नाउअडेज। आज के ज़माने में, आज के दिन में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इस फील्ड की बातें, तो मैं बहुत ही गलती किया, बहुत ही गलत चूज़ किया कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूज़ नहीं किया। तो ये कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में मुझे वो खराब लग रहा था, लेकिन बाद में एक्चुअली क्या था, ये बढ़िया था। उसी को हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, यानी कि समथिंग जो मुझे पहली पहली बार में ऐसा लगा कि वो खराब है, बट अनलकीली वो एक्चुअली क्या था, वो बढ़िया था। उसी को हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो कि समथिंग, है ना, समथिंग समथिंग दैट, है ना, एट फर्स्ट, शुरुआती में पहली बार में, अपीयर्स एट फर्स्ट अपीयर्स बैड, बट, है ना, बट इज एक्चुअली गुड, है ना, अनलकीली, या फिर बोल सकते हैं कि अनलकीली, दुर्भाग्य तरीके से, है ना, अनलकीली इट वाज एक्चुअली गुड, है ना, ये एक्चुअल में क्या था, बढ़िया था, जो मुझे खराब लग रहा था उसी को हम लोग कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, आगे बढ़े। ए पर्सन जो बिलीव करता है भगवान के एग्जिस्टेंस पे, उसी को हम लोग कहते हैं एथिस्ट, आस्तिक। उल्टा क्या होता है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे उल्टा ही पूछ रहा है, नॉट एग्जिस्ट। जो भगवान के एग्जिस्टेंस से विश्वास ना करे उसी को हम लोग कहते हैं एथिस्ट, नास्तिक को बोलते हैं। और थिस्ट का मतलब होता है आस्तिक। फैनेटिक बोलो या लुनाटिक बोलो, दोनों का मतलब होता है पागलपन होना। ठीक है, इपिकुरियन का मतलब होता है जो, नहीं बोलते हैं, इपिकुरियन और हेडोनिस्ट दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा यहाँ पे। जो काम के प्रति वो चीज़ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेक्सुअल डिजायर वाले लोग को हम कहते हैं इपिकुरियन, या फिर हेडोनिस्टिक बोल सकते हैं, डिजायर, है ना, वाले लोग को हम लोग कह सकते हैं इपिकुरियन या फिर हेडोनिस्टिक। ठीक है, आगे बढ़े। एंटोनिम क्या होगा, एक वर्ड हमारे पास है डिस्कॉर्डेंट। आपने वर्ड पढ़ा होगा ये वाला बहुत बार, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद होना, किसी से असहमति हो जाना। और डिस्कॉर्डेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर आपने बहुत ही मेलोडी तरीके से बात करा है, बहुत ही सुहाना चीजें करी है, एक तरफ तुम मतभेद कर रहे हो, एक तरफ तुम मेलोडी की तरफ बात कर रहे हो, इज ऑल अबाउट, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, मेलोडियस। फील्ड का मतलब भरा हुआ, जो कि यहाँ पे होगा ही नहीं, इसका उल्टा। ट्रांसपोर्टिंग, जो ट्रांसपोर्ट, एक जगह से किसी और जगह ले जाना, इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टिंग है। इमोशन तो भावना है। तो मेलोडियस जो वर्ड है यहाँ पे डिस्कॉर्डेंट का उल्टा होने वाला है। तो आगे बढ़ जाते हैं और 29 पे आते हैं। ही इज फास्टर देन स्मार्टर। जब दोनों तुम्हारे पास फास्ट, स्मार्ट, दो एडजेक्टिव से तुलना हम नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे भैया, मोर फास्ट देन स्मार्ट। बाकी तुम खुद ही पढ़ के देखो, ही इज फास्ट देन स्मार्ट नहीं होता, फास्टर देन बीइंग स्मार्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 जो है सटीक इसका आंसर हो जाएगा, ही इज मोर फास्ट देन स्मार्ट। दो एडजेक्टिव की तुलना हम लोग नहीं कर सकते, हमको ऐसा बोलना होता है कि ही इज फास्टर देन श्याम, तो वो ठीक था। बट यहाँ पे एडजेक्टिव का तुलना एडजेक्टिव से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा, हमको मोर वर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 30 पे आते हैं। यू अराइव्ड 2 days ago, by the time you leave you will have spent 9 days here। ठीक है, तुमसे कह रहा है कि तुम अराइव हुए हो, तुम जल्दी पहुंचे हो, दो दिन पहले पहुंचे हो। बाय द टाइम यू लीव, जब तक तुम यहाँ से जाओगे, लीव करोगे, यू विल हैव स्पेंट 9 days हेयर, तब तक तुम यहाँ पे 9 दिन स्पेंड कर चुके होगे, बिता चुके होगे। तो यहाँ मुझे कहीं भी एरर नहीं दिख रहा है, तुम क्या बोलेंगे भैया, नो एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। कहीं भी ग्रामेटिकली कहीं एरर इसमें भी दिखने को नहीं मिल रहा है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन के माइंड को पढ़ता है, स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब जो सूक्ष्म जीव विज्ञान को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजी मतलब इपिडेमिक से बन गया क्या, इपिडेमिक से बन गया इपिडेमियोलॉजी। इसको बोलते हैं महामारी, तो जो महामारी का अध्ययन करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, इपिडेमियोलॉजी बोलेंगे। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मानव शास्त्र को बोलते हैं, जो मानव का अध्ययन करेगा। और जो मानव का अध्ययन करने वालों को क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, है ना। तो ये बहुत ही आसान सवाल होगा, आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी। आते हैं हम लोग, क्या हो गया ये, ठीक है,
मेरा कंप्यूटर तो i7 है, फिर भी क्या हो रहा है इसमें, कभी कभी लैग करता है ना। आगे बढ़ते हैं, 32 में देखते हैं कि एनी सॉर्ट ऑफ अनफेयर कंडक्ट, जो चीज़ें खराब तरीके से की जाती है, गलत काम को हम लोग कहते हैं अनफेयर कंडक्ट, और उसी को बोलते हैं फाउल प्ले। बहुत ही फेमस ईडियम है ये, ठीक है, बहुत ही फेमस ईडियम होता है, ठीक है। फाउल प्ले का मतलब होता है गलत काम करना। एनी सॉर्ट ऑफ अनफेयर कंडक्ट इज नॉट टॉलरेटेड, जब भी तुम गलत काम करोगे, बिहेवियर करोगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, एज इट कैन कम्प्लीटली रूइन एन एथलीट्स करियर, ये किसी एथलीट के जीवन को कंप्लीट तरीके से बर्बाद कर सकता है। इसीलिए तुम कुछ भी गलत कंडक्ट, गलत व्यवहार नहीं कर सकते जीवन में, फाउल प्ले नहीं कर सकते। समझ गए बात। एंटोनिम क्या होगा, वर्ड तुम्हारे पास डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है भैया निंदा करना, है ना, निंदा करना को हम लोग कहते हैं डिनाउंस। और इसका एक और वर्ड बहुत फेमस है, सेंसर, CENSUR, सेंसर को हम लोग कहते हैं डिनाउंस करना, निंदा करना। तो ये वर्ड में कंफ्यूज मत होना डिनाउंस में और रिनाउंस में। डिनाउंस मालूम चल गया तुमको, एक वर्ड होता है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है मेरे भाई त्याग करना, इस चीज को आप लिख सकते हो, त्याग करने को बोलते हैं हम लोग क्या, रिनाउंस। तो कंफ्यूज नहीं होना। रिलीव का मतलब होता है राहत, ये क्रिटिसाइज का मतलब शिकायत करना, निंदा करना, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और प्रेज का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा इसका, प्रशंसा करना। डेंटी वर्ड तुम्हारे पास फेमस हो सकता है, डेंटी का मतलब होता है सुंदर होना, ठीक है। और डेंटिली का मतलब क्या होता है, सुंदरता से। डेंटिली का मतलब क्या बोलेंगे, सुंदरता से, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब है, और ये क्या है, एडजेक्टिव, ये सुंदर बोलते हैं डेंटी। आगे बढ़े, 34 पे आ गए हम लोग। एंटोनिम क्या होगा, वर्ड तुम्हारे पास लीनियंसी। लीनियंसी बन गया लीनियंट से, तुम बहुत लीनियंट हो, बहुत ही उदार हो तुम। तो लीनियंसी का मतलब क्या, उदारता। एक तरह तुम बहुत ही लीनियंट हो, उदार हो, किसी के प्रति अच्छा भावना रखते हो, सहानुभूति रखते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्टर्नेस, मतलब बहुत ही कठोरतापूर्ण काम करना। स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर, तो कठोरता बन गया स्टर्नेस। पेनाल्टी बोलते हैं दंड को। फेवर का मतलब किसी को पक्षपाती करना। और डिस्कार्ड का मतलब, डिस्कॉर्ड अलग है, डिस्कार्ड अलग है। डिस्कार्ड का मतलब नहीं बोलते हैं खंडित करना, जैसे आपने कुछ कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में कुछ खोलते हो तो क्या बोलते हैं, डिस्कार्ड करूं, यानी खंडित करूं, हटाऊं इसको, खंडित कर दूं, डिस्कार्डेड नहीं बोलते हैं, खंडित करना। इस वर्ड क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गया भैया, आगे बढ़ जाए, ठीक है। 35 नंबर क्या बोलता है, सिनोनिम क्या होगा, वर्ड तुम्हारे पास है वाइएबल। वाइएबल का मतलब होता है जिसको व्यवहार में ला सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वाइएबल। जिसको हम व्यवहार में ला सकते हैं उसी को हम कहते हैं वाइएबल, ठीक है। यानी कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बोलेंगे कार्य क्षमता को, कार्य क्षमता को हम बोलते हैं इफिशियंसी। ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है कि अपने अनुसार किसी चीज को बदलना, अनुकूलित कर लेना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज करना। जैसे मान लो कोई अपने कार खरीदा, उस कार पे मतलब कोई बहुत लंबा आदमी है, 6 फीट लंबा है, उसका पैर उस कार में जो फिट नहीं बैठ रहा, तो क्या बोलेंगे, हम एक ऐसा कार बनवाएंगे जो उसके लिए अनुकूलित हो, तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइज्ड कार है ये जो कार है, ये गाड़ी है, क्या ऑप्टिमाइज्ड किया गया है, मतलब ऐसा कार नहीं बनता रियल में, उसको ऐसा बनवाया गया है, थोड़ा लंबा सीट बनवाया गया, थोड़ा लंबा वो बनवाया गया, तो वो उस तरीके से अनुकूलित किया गया ताकि आपको उसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं, अच्छाई दिखे, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, स्केल से बन गया स्केलेबिलिटी, यानी कि अगर आपने मापन से संबंधित हम यूज कर सकते हैं इसको, मापनीयता यूज कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब जिसको बरकरार रखा जा सके, जिसको व्यवहार में रखा जा सके, उसी को हम बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल रहा ये वाला। नंबर 36 पे आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओ माय गॉड, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, तो ए नहीं बल्कि हमको यूज करना पड़ेगा द, एक डेफिनेट चीज के पहले हमको द यूज करना पड़ेगा। एक ही है PM, दूसरा नहीं हो सकता। आई थिंक वी शुड फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर बाइंग दिस कार। इस कार को खरीदने के पहले मुझे पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, है ना, वेट करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं होल्ड आवर हॉर्सेस। इसका मतलब ही होता है कि वेट करो, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, है ना, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, तब जाके तुम कार खरीदना, फटाफट ना खरीदो। क्या बोलेंगे, होल्ड आवर हॉर्सेस, ठीक है। शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड बट शी स्टैब्ड हर इन द नेक। स्टैब्ड हर इन द बैक होता है, इस चीज को याद रख लीजिए। स्टैब्ड का मतलब होता है जैसे छुरा घोंपना, तो ये कहावत भी है कि पीठ में छुरा घोंपना, यानी कि स्टैब्ड हर इन द बैक होता है, ना कि नेक होता है। तो क्या लिखेंगे, स्टैब मतलब क्या होता है, छुरा घोंपना, है ना, छुरा घोंपा, यहाँ पे क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो छुरा घोंपा। अ कीपर और कस्टडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, जो म्यूजियम वगैरह का
कीपिंग करता है, उसकी देखभाली करता है, रखवाली करता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्यूरेटर। याद कर लीजिए इसको, है ना। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मानचित्र वगैरह का निर्माण करे, उसी को बोलते हैं कार्टोग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब होता है सुंदर लिखावट वाला। अगर इससे बोला जाए कि जो खराब लिखावट करे उसका क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे भैया कैकोग्राफर, है ना। ये वर्ड बहुत बार आता है, आप इसको दिमाग में रखिए, याद रखिए। चौफ्यूर का मतलब होता है किसी के लिए पर्सनल जो ड्राइवर होता है उसी को हम कहते हैं चौफ्यूर, यानी कि निजी चालक को हम कह सकते हैं निजी चालक, ड्राइवर, उसी को हम कहेंगे क्या, चौफर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान। 40 पे आ चुके हैं हम लोग। रमन जो है एट द केक एंड एक्सक्लेम दैट इट टेस्टेड स्वीटली। ओहो, यहाँ पे स्वीटली नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्वीट जो है ये मीठा लगा उसको, तो कहीं ना कहीं इट टेस्टेड स्वीट, इट टेस्टेड स्वीट, यहाँ पे एल को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, एल वाई को। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इट टेस्टेड स्वीट होना चाहिए। बाकी अगर कुछ मैंने गड़बड़ी किया तो आप मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, क्या मैंने कुछ गलत बताया गया। तो यहाँ पे तुम्हारा एरर था, तो मुझे ये सिर्फ कुछ खास लगा नहीं अभी तक, है ना। 40 सवाल में 10 सवाल चैलेंजिंग होगा थोड़ा सा, बाकी 30 सवाल मुझे आसान ही लगे हैं, कोई एवरेज बंदा भी इस सवाल को कर सकता है, 30 के 30 सवाल। बाकी 10 सवाल मुझे थोड़े से चैलेंजिंग लग सकते हैं इन पॉइंट ऑफ कि कुछ जो वोकैबुलरीज हैं वो थोड़े से अलग किस्म के थे। कुछ इडियम था जो हो सकता है कि आपको याद ना हो पहले से, वही मैं कह रहा हूँ 10 या 12 मिला करके। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग तो आसानी मुझे देखने को मिला है। देखते हैं क्लोज टेस्ट कैसा, ये भी देख के तो छोटा ही लग रहा है, तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिक जो मेकअप वगैरह होता है उसी को हम बोलते हैं कॉस्मेटिक वगैरह की चीजें, है ना। तो साउथ कोरिया इन सब चीजों में, है ना, इसीलिए क्या है, सबसे एंशियंट है, प्रिमिटिव है, एडवांस्ड है। अगर यहाँ पे तुमसे बात कर रहा है कि मोस्ट कॉस्मेटिकली एडवांस्ड कंट्री है ऑन द अर्थ, ठीक है, सबसे आगे है। आपने देखा भी होगा जो आजकल हमारे देश की महिलाएं हैं या फिर लड़कियां जो भी है, उन्हीं बोलते कोरियन की बातें करती हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो कोरियन, सिर्फ वो टीवी के सामने जो आते हैं, वो आधा से अधिक लोग तो मेकअप करके आते हैं, वो कोरियन फेमस ही है, जैसे आपने देख भी लिया यहाँ पे कि मोस्ट कॉस्मेटिकली एडवांस्ड है, उनके पास इतने ऐसे ऐसे कॉस्मेटिक है कि वो काले इंसान को गोरा बना सकता है। तो इसीलिए वो कैमरे के सामने, और जो है कैमरा की क्वालिटी होता है कि वो और आपको अच्छा बना सकता है, तो इसलिए वो चमकते हैं आपके सामने और बहुत ही क्लीन फेस लेकर के आपके सामने आते हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, वो सारा कमाल कॉस्मेटिक का होता है। कुछ चीज़ें आजकल एआई से हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ चीज़ें आजकल एआई से हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे एडवांस कौन है, साउथ कोरिया है, जिसका राजधानी होता है सियोल, आपने पढ़ा भी होगा जीके वगैरह में। ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट फिल इन द ब्लैंक्स इंडस्ट्री, ये गवर्नमेंट ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका है इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ब्यूटी एडिटर जो है एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हेवी इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने ही इन्वेस्ट कर रखा है, समझ गए बात को। इट इज अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, ये जो जितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं इसके मार्केट में, उनसे बहुत आगे है ये। एंड इट्स सिटीजन्स जो है ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज कंज्यूमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके एंड फ्रांस। इस बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अमेरिका वगैरह में, यूएस की बात कर रहा है, ब्रिटेन की बात कर रहा है, फ्रांस की बात कर रहा है, सारे इकोनॉमिक जो है एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज हैं, इन सारे कंट्री में जितना इंसान अपने ऊपर स्किन केयर पर प्रोडक्ट पर खर्चा करता है, उससे डबल हर एक नागरिक खर्च करता है, किसमें, साउथ कोरिया में। ये स्पेंड की बात यहाँ पे हो रही है, स्पेंड करता है डबल, ट्वाइस खर्च करता है। चेरिस का मतलब खुश होना, जो कि यहाँ पे होगा नहीं। कंप्लाई का मतलब नियम का पालन करना, जो कि यहाँ पे होगा नहीं। प्रोपेगेट का मतलब प्रचार प्रसार करना, जो कि यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है स्पेंड करता है ट्वाइस एज मच एज स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज कंज्यूमर्स इन यूएस, यूके एंड फ्रांस। समझ गए बात। इसलिए टीवी में कुछ चीजें देख करके विश्वास ना करें, सामने मिलिए, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो लड़कियां देखकर बहुत ये रहती है ना, खुश रहती है कि मुझे कोरियन, यहाँ मतलब कोरियन की मैं फैन हूँ, साउथ कोरियन, ठीक है। तो ये फैन बनना अलग चीजें हैं, बट वो सही दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि लड़कियों में दिमाग थोड़ा कम होता है, तो ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये उसी का पार्ट हो कि लड़कियां इस बात को समझ नहीं पा रही हैं, ठीक है। जो चीज़ आप देख रहे हैं वो उसमें सच्चाई कितने परसेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोरियन जो शॉपर्स हैं, क्या कहते हैं, कोरियन शॉपर्स आर फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ल्ड मोस्ट डिसर्निंग, ठीक है।
सबसे ज्यादा डिसर्न का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान लगाइए। डिसर्न का मतलब क्या होता है, क्या कुछ आइडिया है आपके पास? बताइए, डिसर्न का मतलब क्या होता है? मैं भूल रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है। कोरियन जो शॉपर्स होते हैं और डिसर्न होना कहीं ना कहीं एक विवेक नहीं होता मन में, मतलब विवेकशील होना, ये वर्ड यहाँ पे चूज करने की बात आ रही होगी। जब एक बार जरा चेक कर लेना डिसर्निंग का मतलब विवेकशील होता है कि नहीं। तो ऐसा कह रहा है कि शायद दुनिया के सबसे विवेकशील लोगों में से कौन हो सकते हैं, जो साउथ कोरियन के शॉपर्स हैं वो हो सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे यद्यपित यूज करना बिल्कुल भी गलत है, मे भी नहीं होता। आर प्लस में भी कभी देखे हो? नहीं। आर दो देखे हो? नहीं। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? परहैप्स, तो हिंदी में कहते हैं शायद। शायद जो है, जो कोरियन के शॉपर्स हैं वो क्या होंगे, शायद वर्ल्ड के सबसे विवेकशील लोगों में से एक हो सकते हैं। आते हैं हम लोग आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या कह रहा है कि 8 आउट ऑफ 10 कोरियन वुमेन इन देयर 20s एंड 30s यूज एन ऐप। एंड 10 में से 8 औरतें कोरिया में ऐसा होता है कि 20 से 30 एज उम्र में, जब उनका एज होता है 20 और 30 के बीच में, ऐसे आसपास, तो वो यूज करते हैं एक ऐप को, दैट इस तरह से फंक्शन करता है, कॉस्मेटिक स्पेसिफिक हो, डिबेट करेगा कि मेरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या क्या मिलाएं कि तुम्हारा चेहरा और स्किन साफ हो जाए, उस इंग्रेडिएंट्स की बात करता है। तो 20 से 30 एज की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो स्पेशली एक ऐप का इस्तेमाल करती हैं जो फंक्शन करेगा। ठीक है, माल फंक्शन मतलब खराबी होना, रुकना, बिल्कुल गलत है। डिजॉल्व का मतलब घुल जाना, बहुत ही गंदे गंदे ऑप्शन है मेरे भाई। तुम ऑटोमेटिक क्या चूज करोगे? फंक्शन, जो फंक्शन करेगा इस एक कॉस्मेटिक स्पेसिफिक के रूप में फंक्शन करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान था क्लोज टेस्ट, देखते हैं क्या है पैसेज में। वो तेरी, इतना लंबा पैसेज है, खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है। मैं छोटा कर लूँ क्या? कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एक बार क्या कह रहा है। कॉम्प्रिहेंशन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी इतिहास की बात कर रहा है कि द इंट्रिकेसीज, यहाँ पे एक वर्ड है इंट्रिकेसीज। इंट्रिकेसी का मतलब होता है गूढ़ता। इंट्रिकेसी आपने वर्ड पढ़ा होगा, इंट्रिकेसी इसका मतलब होता है गूढ़ होना, समझ होना, है ना। उसी को बोलते हैं इंट्रिकेसी। जो ह्यूमन माइंड का समझदारी है ना, हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन एंड इंक्वायरी। फैसिनेशन का मतलब बोल सकते हैं जैसे किसी चीज को सम्मोहन करना, कैप्टिवेट करना, वही सब्जेक्ट है किसी चीज के रूप में। अगर आप सम्मोहन करें चाहे जांच पड़ताल करिए, सब कुछ का खेल किसका है? ह्यूमन माइंड के समझदारी का। फ्रॉम एंशिएंट फिलोसफर्स टू मॉडर्न डे न्यूरो साइंटिस्ट। ठीक है, पुराने जमाने के फिलोसफर से लेकर के आज के जो दिमाग के साइंटिस्ट होते हैं उनके तक की बात कर रहा है कि द वर्किंग्स ऑफ द ब्रेन हैव बीन स्टडीड। हमारे दिमाग का जो वर्किंग है उसको पढ़ा गया है, एनालाइज किया गया है। ठीक है, हर एक प्रयास में टू अनरावल इट्स मिस्ट्रीज, के रहस्य क्या है इसको जानने के लिए। हालांकि डिस्पाइट centuries of research, much remains unknown about the complexities of human cognition and consciousness। इतना सब कुछ रिसर्च करने के बाद भी आज भी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इस जटिलताओं के बारे में नहीं जानते हैं, सचेतता हमको नहीं मिल पाई इस चीज के बारे में। चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में। समझ के बात, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट, मतलब पहलू, बहुत ही जो शानदार, फैसिनेटिंग, जो आकर्षक पहलू है इस चीज का, ह्यूमन माइंड का, वो ये है कि इसके पास एबिलिटी है टू क्रिएट करने का एंड इमेजिन करने का, कल्पनाओं में ला सकता है, क्रिएट कर सकता है। ह्यूमन माइंड हैज द कैपेसिटी टू कंसेप्चुअलाइज एंड ब्रिंग इनटू बीइंग आइडियाज। जो कंसेप्चुअलाइज कर सकता है, उसके अपने विचार को उत्पन्न कर सकता है, दैट वेर प्रीवियसली अननोन और अनइमेजिनेबल, जिसको पहले लोग नहीं जानते थे, जिसको वो कल्पना नहीं कर सकते थे, वो चीज इंसान आज भी कर सकता है। ये दिमाग का खेल हो सकता है, ये हमारे पास दिमाग का वो योग्यता है। फ्रॉम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन टू साइंटिफिक डिस्कवरी तक ये चीज हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी हैज कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है, ये विद्वानों का अटेंशन जो उसको कैप्चर किया है। ठीक है, एंड ले पीपल लाइक, एंड इज बोथ एनिग्मेटिक एंड इंस्पायरिंग। ठीक है, सब लोग इसके लिए प्रेरणात्मक स्रोत हो सकते हैं, एनिग्मेटिक हो सकते हैं। देयर हैव बीन मेनी थियरीज प्रपोज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। बहुत सारे थियरीज हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया गया, प्रस्तावित किया गया, टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी को जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस पूरे पैसेज में ये क्रिएट करना, आइडियाज, मन में विचार लाना, देखो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी यहाँ बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी वर्ड जो है बहुत बार यूज किया गया, आप देख सकते हैं।
क्योंकि दिमाग कहीं अगर बात हो रहा है तो आप देख सकते हैं ह्यूमन माइंड क्या कर सकता है, जो कल्पना में ला सकता है, क्रिएटिविटी सोच सकता है, अलग अलग चीजें आइडियाज सोच सकता है मन में, है ना, जो इंस्पायरिंग भी होगा, जो इंसान कभी सोचा भी नहीं होगा वो अब सोच सकता है, कल्पनाओं में ला सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे किसी भी इंसान का पर्सनल क्रिएटिविटी हो सकता है, एक्सप्लेन करने का उस प्रोसेस में क्रिएटिविटी हो सकता है। ठीक है भैया। तो सम सजेस्ट दैट इट इज प्योरली सबकॉन्शियस प्रोसेस, बिल्कुल सबकॉन्शियस है, जो सिर्फ दिमाग में हो सकता है। while others guide आर्गू करते हैं that creativity is the result of conscious effort and intentional problem solving। अगर आप जानबूझ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो ये उसी का परिणाम है, उसी का प्रयत्नों का परिणाम होता है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टिल अदर सजेस्ट दैट क्रिएटिविटी, ये वर्ड देखो कितनी बार आ रहा है, मतलब इस वर्ड ही मुझे लगता है कि इसका मेन थीम हो सकता है। क्रिएटिविटी arises फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस प्रोसेसेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिस्पाइट द ऑनगोइंग डिबेट ओवर द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, देखो फिर से आ गया। वन थिंग इज क्लियर, एक चीज बहुत ही क्लियर है, इट इज मल्टीफेसेड एंड कम्प्लेक्स फेनोमेनन, बहुत ही हाँ घिरा हुआ चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। क्रिएटिविटी कैन मैनिफेस्ट, स्पष्ट कर सकता है इन वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज को, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिस्ट थियरीज एंड इन्वेंशंस। साहित्य और कला से लेकर के डेवलपमेंट ऑफ साइंटिस्ट का थियरी और इन्वेंशन आविष्कार तक ये चीज पहुंचा सकता है किसको, कौन कर सकता है वो चीज, क्रिएटिविटी। ठीक है। इट कैन ऑकर, इट मतलब क्या, क्रिएटिविटी, इट कैन ऑकर in both individual and collective context and can be driven by a variety of factors such as curiosity, passion or the desire of for recognition। बहुत ही बढ़िया पैसेज है भैया, मजा आ रहा है पढ़ने में। क्रिएटिविटी दो फिर से आ गया हमारे पास। ठीक है, क्रिएटिविटी ऑल्सो हैज द पोटेंशियल, इस पर और भी शक्तियां हैं, पोटेंशियल है, टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। थ्रू आउट हिस्ट्री creative individuals and groups have used their talents to address society, political, and environmental challenges, often inspiring others to take action and make a difference, ताकि तुम उसमें बदलाव ला सको। ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, इंस्पायर कर रहा है लोगों को ताकि तुम एक्शन लो और उसमें कुछ बदलाव लेके आओ। फ्रॉम द एबोलिशनिस्ट मूवमेंट टू द सिविल राइट्स मूवमेंट टू द environmental movement, creativity has played a crucial role in promoting social justice and positive change। एक बहुत ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में, प्रमोट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। कौन सा चीज, क्रिएटिविटी। डिस्पाइट द मेनी बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिविटी, देख लो कितनी बार आया है, मतलब मैं कह सकता हूँ सेंट्रल थीम इसका क्रिएटिविटी ही है। देखो पहले सवाल वही पूछ दिया आपसे कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, क्या बोलेंगे, पावर ऑफ क्रिएटिविटी। कुछ नहीं करेंगे, हमने क्या बोला, पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम चल जाता है, आपको भी मालूम चल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से पढ़ने का आदत डालेंगे। देखो मैं बोर नहीं हो रहा हूँ पढ़ते पढ़ते, ठीक वैसे ही अगर आप भी ऐसे पढ़ेंगे, रीडिंग सेक्शन का आदत लगाएंगे, हैबिट लगाएंगे, तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हाँ कोई वीडियो बना रहा है तो वीडियो को आप देखे जा रहे हो, भगा दिया 20 सेकंड के, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन ही करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। समझो उस बात को कि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं क्या उस तरीके से तुम पढ़ पा रहे हो। अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो फायदा होगा, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैन बी फ्रॉट विथ ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पे एक वर्ड आया भैया, फ्रॉट। यहाँ पे एक वर्ड आया, फ्रॉट का मतलब होता है भरपूर होना। ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर तुम कोई चीज क्रिएटिव तरीके से करोगे, अलग तरीके से करोगे, यूनिक तरीके से करोगे, तो हो सकता है कि उसके चीज़ों में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। फ्रॉट विथ, बाधाओं से भरपूर होगा। फ्रॉम सेल्फ डाउट, में खुद पे संदेह होगा। इनसिक्योरिटी होगा। टू एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड कॉन्स्टेंट्स, तुम भी बोलोगे, बाहर के लोग भी तुम्हारे बोलेंगे, अच्छा ये मतलब ये संदेह लायक है जो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, यूनिक चीज़ तो है, बट सफल होगा कि नहीं होगा ये चीज़ लोग सोचने लग जाते हैं। मोर ओवर का मतलब इसके अलावे, not all creative ideas are successful or well received, and many artists and innovators face rejection and criticism as they seek to bring their ideas to fruition। का मतलब वो असफल हो जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज सफल नहीं हो पाते, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इन सारे चुनौतियों के बावजूद हालांकि द ह्यूमन, कहाँ गया कर्सर, हाँ यहाँ पे, द ह्यूमन राइट ड्राइव जो है to create and imagine persist, individuals and groups continue to harness the power of creativity to make a difference in the world. From the humblest amateur artist to the most celebrated innovator, the human capacity for creativity remains one of the greatest strength and source of inspiration। जो ह्यूमन की क्षमता होती है
अपने ऊपर क्रिएटिविटी करने के लिए, वो रिमेन करता है आज भी। सबसे महान उसकी मजबूती है, सबसे महान उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जो तुम मन में सोचोगे मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर वो स्किल है, तो फिर वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इस चीज को तुम समझो और इस बात को मान लो। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा। तो मालूम चल गया हमको कि यहाँ पे जो टाइटल है वो क्या होगा मेरे भाई, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी होने वाला है। आगे बढ़े, नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 के पास चलते हैं। पूरा पढ़ ही चुके हैं तो आगे बढ़ जाते हैं सीधे। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज, फिर से वही चीज आ गया। द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटिविटी तो बात होनी चाहिए यहाँ पे। मिस्ट्रीज ऑफ द ह्यूमन माइंड, बिल्कुल भी नहीं। रहस्य के बारे में नहीं, वो तो सिर्फ पहला पैराग्राफ में था। आगे जैसे हम लोग पढ़ा था सिर्फ क्रिएटिविटी आ रहा था, द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, उसके बेनिफिट्स, उसके चुनौतियां। ये वर्ड यहाँ पे क्या होगा, मेन इसका फोकस था इस पैसेज का। ये बात आप भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन ड्राइव क्रिएटिविटी, कौन सा ऐसा ऐसा फैक्टर है जो तुम्हें क्रिएटिविटी की तरफ ड्राइव कर सकता है। अगर तुम्हें खुद पे संदेह हो रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहे हो, तो क्या तुम इसकी तरफ जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। ठीक है। तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, किस चीज को जानने का जिज्ञासा होना चाहिए, पैशन मतलब जुनून होना चाहिए, तब तुम जा सकते हो किसकी तरफ, तब तुम जा सकते हो मेरे भाई क्रिएटिविटी की तरफ ड्राइव कर सकते हो। कल्पनाओं की दुनिया में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सटर्नल प्रेशर और कॉन्स्टेंट्स, बाहर की जो बाधाएं हैं वो तुमके इस तरफ ले जाएंगी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी, पैशन, इंथुजियाज्म, ऑल दिस थिंग्स विल ड्राइव टू क्रिएटिविटी। समझ गए। बहुत ही पैसा थोड़ा लंबा था बट आसान आसान सवाल पूछे गए हैं आपसे, बहुत ही आसान आसान। आते हैं 49 नंबर सवाल पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का क्या क्या चैलेंज हो सकता है, वन ऑफ द चैलेंज क्या है। ठीक है। द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड कॉन्ट्रास्ट, सॉरी कॉन्स्टेंट्स, जो बाधाएं हैं बाहर के लोगों का, बाहर का जो प्रेशर देते हैं लोग कि अरे यार तुम कर नहीं पाओगे, बहुत लोगों ने ट्राई किया तुम नहीं कर पाओगे, यूनिक तो है, क्रिएटिव तो है, बट चलेगा कि नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसका एब्सेंस तो होता ही नहीं है। कुछ भी तुम नया काम करोगे, क्रिएटिव काम करोगे, तो यहाँ पे एब्सेंस तो है ही नहीं। ये सेंटेंस तो होना ही चाहिए, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। बाहर के लोग कहने वाले तो मिलेंगे ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे एब्सेंस तो है ही नहीं। ठीक है। द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, यही तो आपकी सोच में खराबी है कि ह्यूमन माइंड का जो है वो कैपेसिटी लिमिटेड नहीं है। तुम कितना सोच सकते हो उससे कई गुना आगे तक कैपेसिटी होती है हमारे ह्यूमन माइंड का। आपने सुना भी होगा कि जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग अपने दिमाग का सिर्फ 6% या 7% इस्तेमाल कर पाए थे। तो तुम कैसे कह रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे ह्यूमन का माइंड है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी का है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। समझ गए बात को। द लैक ऑफ अप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिव आइडियाज, जो आपने क्रिएटिव आइडिया किया है उसको लोग प्रशंसा नहीं करते, उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते। इस चीज का हमको चुनौती मिलता है कि हम अपने आप को अप्रिशिएटेड नहीं पाते हैं, कोई लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, उसी को मुझे कमी फील होती है। यानी कि द लैक ऑफ अप्रिशिएशन फॉर क्रिएटिव आइडिया, नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। ठीक है। द ओवर इम्फेसिस ऑन कॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग, हद से ज्यादा इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, ऑन कॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जोर दे रहे हो तुम, तो ये चीज भी तुम्हें क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रूप में नहीं जाती है। कहीं ना कहीं तुमसे ये कह रहा है कि जो क्रिएटिव आइडियाज हैं अगर तुम वो सामने ला रहे हो तो लोग प्रशंसा नहीं करते हैं, उस चीज की कमी जो है फील होगी, वो चुनौती तुम फेस करोगे लाइफ में। दैट इज द मेन चैलेंज। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। ठीक है। आखिरी सवाल क्या कहता है भैया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड जो है फ्रॉड। फ्रॉड हमने वर्ड देखा भी था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे देखो। हाँ देखो, फ्रॉड विथ ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉड का मतलब होता है भरपूर होना। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव, क्या बोल रहे, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैन बी फ्रॉड विथ ऑब्स्टेकल्स, ये तुम्हारे बाधाओं से भरपूर हो सकता है। यानी कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है, भरपूर होना। ठीक है, बाधाओं से, खुद संदेह पे, इनसिक्योरिटी, इन सब चीजों से भरपूर होता है, फ्रॉड होता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ भरा हुआ है, एक तरफ वंचित है। वंचित होना को बोलते हैं हम लोग भैया डिवॉइड, वंचित होना, खाली होना को हम लोग क्या बोलेंगे, डिवॉइड। ट्रैंक्विल बोलते हैं हम लोग शांत होने के अर्थ में, है ना, काम का मतलब शांत होता है। और बिसेट, बिसेट विथ का मतलब होता है प्रारंभ करना, लेकिन अगर सिर्फ बिसेट वर्ड है
तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड आता है व्याकुल करने के रूप में आता है। तो तुम खुद ही बताओ कि यहाँ पे जो वर्ड है फ्रॉड का मतलब भरपूर, इस भरपूर का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? वंचित होना यानी कि डिवाइड होना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा शिफ्ट। हमने अपनी भरपूर कोशिश की है, 100% हमने अपना देने का पूरा कोशिश किया है। सो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा ये, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बेशक फ़ायदा होगा आपको। ये सीरीज़ आपके लिए है मेरे भाई, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 9 वीडियोज़ आपके लिए होंगे, ठीक है? तो आप इसको देखना, उसका लाभ उठाइए, और आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।